मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, यानी औद्योगिक नीति के क्या उद्देश्य है और क्या इसके महत्व है उसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी औद्योगिक नीति का क्या मीनिंग है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे औद्योगिक नीति होती क्या है। तो औद्योगिक नीति एक बहुत बड़ा व्यापक अवधारणा है, यानी कि एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो उद्योग की स्थापना और कार्यप्रणाली के लिए नीति संबंधी ढांचा और मार्गदर्शन प्रदान करती है। यानी कि हमें कैसे इंडस्ट्री में कैसे फंक्शन करना है, कैसा उसका फ्रेमवर्क होना चाहिए, कैसे उसके लिए गाइडलाइन होनी चाहिए, क्या रूल्स और रेगुलेशन होना है, वो हमें कौन बताती है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी बताती है। इट मीन्स कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मीनिंग क्या हो गया कि सरकार जो गवर्नमेंट है वो हमारी एक फॉर्मल अनाउंसमेंट करती है, एक औपचारिक घोषणा करती है सरकार, जिसके द्वारा सरकार उद्योग के प्रति अपनाए जाने वाले सामान्य नीतियों का उल्लेख करती है। यानी कि जो भी औद्योगिक यूनिट है उसको कैसे अपने रूल्स और रेगुलेशन से काम करना है, ऐसा गवर्नमेंट बताती है। किसी भी औद्योगिक नीति के अगर हम बात करें तो उसके दो पार्ट होते हैं। एक गवर्नमेंट की अप्रोच होती है, यानी सरकार की विचारधारा होती है कि कैसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को करें या कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का ग्रोथ करें उसके बारे में। और सेकंड ये हमें बताता है कि कैसे हमें जो रूल्स और रेगुलेशन इंडस्ट्री के लिए बनाए हैं उसका इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि औद्योगिक नीति एक गाइडलाइन है, किसके लिए? औद्योगिक के लिए। ये बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या इम्पॉर्टेंस है उसके बारे में। तो सबसे पहला जो इसका आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। देखिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी वो हमें ये बताती है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका रिसर्च कैसे करें, उसका कलेक्शन कैसे करें और उसका फुली यूटिलाइजेशन कैसे करें, जिससे नेशनल इनकम क्या हो सकती है? इंक्रीज़ हो सकती है। यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बताती है कि जो लिमिटेड हमारे यहाँ पे जो सीमित संसाधन है उसका उपयोग कैसे करें, जिससे हमारी नेशनल इनकम का ग्रोथ हो, साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो। तो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी ही बता पाएगी। देखिए, सेकंड क्या है? इंक्रीज़ इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें औद्योगिक उत्पादन में क्या करनी है? वृद्धि करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें कि औद्योगिक नीति ही देश के औद्योगिक विकास को एक क्या देती है? एक गति प्रदान करती है, जिससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को क्या होता है? ग्रोथ मिलता है। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाना। आपका थर्ड है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या करना है? आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन देना है। यानी औद्योगिक क्षेत्र में हमें आधुनिकीकरण लाना है, उसमें नवीनतम उत्पादन टेक्नोलॉजी को फॉलो करना है, जिससे लोअर कॉस्ट यानी कि कम लागत पर मैक्सिमम प्रोडक्शन संभव हो पाए या मैक्सिमम प्रोडक्शन हो पाए, यानी लोअर कॉस्ट पे हाई प्रोडक्शन। ये पॉलिसी ही हमें बताती है, हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करती है, जिससे हम अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकें। फोर्थ है बैलेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी संतुलित औद्योगिक विकास। औद्योगिक नीति जो है वो देश में कृषि और उद्योग में संतुलित विकास यानी कि एक बैलेंस डेवलपमेंट को बताती है। यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी से ही हम इकोनॉमिक में एक बैलेंस्ड ग्रोथ कर पाएंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर से और इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो बैलेंस होता है वो हमें सिर्फ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ही गाइडलाइन प्रोवाइड करती है। फिफ्थ इम्पॉर्टेंस हम देखते हैं कि इसकी फिफ्थ इम्पॉर्टेंस क्या है? कोऑर्डिनेशन बिटवीन बेसिक एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी औद्योगिक नीति ही हमें बताती है कि कैसे आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग में सामंजस्य लाया जाए, दोनों का इक्वल डेवलपमेंट किया जा सके। इसी के साथ 6B फिफ्थ की तरह ही बता रहा है, एक कोऑर्डिनेशन लाना है किसके बीच में? एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री के बीच में। यानी कि एक बड़े उद्योग और एक छोटे उद्योग और लघु कुटीर उद्योग में हमेशा क्या होना चाहिए? एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ना कि कंपटीशन। अगर कंपटीशन हुआ तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री से ज़्यादा हाई पावर उनके पास रहेगा, और ये जो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री है वो उनसे कंपटीशन नहीं कर पाएगी। इसीलिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी बताती है कि स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट किया जाए, साथ ही साथ लार्ज स्केल की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका भी डेवलपमेंट किया जाए। तो दोनों के लिए गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है, ताकि दोनों में कंपटीशन नहीं होकर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो।
नेक्स्ट है 7 एरिया डिटर्मिनेशन, यानी निजी क्षेत्र और जो आपका सार्वजनिक क्षेत्र है यानी प्राइवेट सेक्टर और जो पब्लिक सेक्टर है उनमें एरिया डिटर्मिनेशन होना चाहिए, उनका क्षेत्र आप कह सकते हैं निर्धारण हो। देखिए, अगर औद्योगिक नीति बनी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी है, तो वो निजी क्षेत्र को उचित दिशा प्रदान करती है, यानी एक प्राइवेट सेक्टर को एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती हैं और उन पे कंट्रोल भी बताती हैं। ठीक है, साथ ही साथ प्राइवेट और जो पब्लिक सेक्टर है उन दोनों का ही डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसा इंडस्ट्रियल पॉलिसी बताती है। तो जहाँ बैकवर्ड एरिया है वहाँ पे इन दोनों इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाता है कि वो वहाँ बैकवर्ड एरिया को डेवलप करें, यानी कि पिछड़े क्षेत्र को विकसित करें, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट है वो देश का हो पाए। नेक्स्ट है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन असिस्टेंस, यानी विदेशी सहयोग का राष्ट्रीय हित में उपयोग। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ही बताती है कि कैसे फॉरेन कैपिटल को हम अट्रैक्ट करें, कैसे हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर पाएँ और कैसे हम विदेशी सहयोग जो हमें मिला है, फॉरेन जो सपोर्ट मिला है, उसका कैसे हम यूटिलाइजेशन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम नेशनल ग्रोथ है, नेशनल इनकम है, उसको बढ़ा पाएँ। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है उसमें कोऑर्डिनेशन लाना, मधुर संबंध बनाना, ये भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बताती है कि कैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन को मेंटेन करें, कैसे हम इंटरनेशनल ट्रेड को ग्रोथ करें जिससे देश का विकास हो पाए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या इम्पॉर्टेंट्स कह सकते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी के थे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।